राजेश मसाले के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 19 में चौकीदार, 24 में परिवार। क्या विपक्ष ने 19 वाली गलती 24 में दोहरा दी है? आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो। विपक्ष मोदी पर जितने हमले करता है, मोदी को हर बार उतना फायदा होता है। पटना में कल लालू प्रसाद यादव ने मोदी के परिवार को लेकर तंज किया, क्योंकि मोदी लगातार परिवारवाद पर हमला करते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने मोदी को काउंटर करने की कोशिश की और कह दिया कि मोदी का परिवार ही नहीं है। लालू ने मोदी के हिंदू होने पर भी सवाल उठाया था। यह मामला भी इतना गर्म हो चुका है कि अब हर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों में हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बताने में जुट गया है। सोशल मीडिया एक्स पर लगभग सभी बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपना बायो बदला है और लिख दिया है, मैं हूं मोदी का परिवार। यह कुछ ऐसा ही हो रहा है जैसा साल 2019 के चुनाव में हुआ था, जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद कर दिया था। तब सभी बीजेपी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता मैं भी चौकीदार का कैंपेन चलाने लग गए थे और सबने अपने बायो में मैं भी चौकीदार लिख दिया था। ये नारा भी, ये बयान भी कांग्रेस पार्टी को उल्टा पड़ा। 2019 के जो चुनावी नतीजे थे वो सबके सामने थे। 300 सीटों को बीजेपी क्रॉस कर गई। 2014 से ज्यादा प्रचंड जीत मिली। तो क्या इस बार विपक्ष का सेल्फ गोल मोदी को 400 पार करवा देगा? मोदी के परिवार पर पर्सनल अटैक से क्या विपक्ष ने अपने ही पाले में डेंट कर लिया है? इस मुद्दे पर एक बड़े पैनल के साथ बहस करेंगे, लेकिन पहले एक स्टोरी देखते हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। विपक्ष मोदी पर जितना कीचड़ उछाल रहा है, मोदी उतने ताकतवर होकर उभर जा रहे हैं। पटना में कल विपक्ष की रैली थी। मुद्दतों बाद लालू खुलकर बोले, लेकिन मोदी के परिवार पर हमला कर सेल्फ गोल कर लिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू ने मोदी के परिवार पर हमला बोला तो मोदी ने देश को ही अपना परिवार बता डाला। तेलंगाना के आदिलाबाद से मोदी ने लालू को कुछ यूं जवाब दिया। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी के परिवार पर हमला हुआ तो पूरी की पूरी सरकार, पूरी बीजेपी मैदान में उतर गई। सोशल मीडिया पर बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता खुद को मोदी का परिवार बताने लगा। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल से लेकर हर नेता खुद को मोदी का परिवार बताने लगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है,
किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए। क्या 24 में भी विपक्ष ने 19 वाली गलती कर दी? 2019 के चुनाव में राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसका उल्टा असर चुनाव नतीजों में दिखा। मोदी को और ज्यादा प्रचंड बहुमत मिला था। इस बार लालू ने सेल्फ गोल कर दिया है। क्या 24 में मोदी परिवार से पंगा विपक्ष को महंगा पड़ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो आज की डिबेट में कौन कौन से सवाल होंगे, किन सवालों के इर्द गिर्द आज की बहस रहेगी, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर। देखते हैं वो सवाल जो आज की डिबेट में उठेंगे। पहला सवाल ये कि क्या मोदी परिवार पर अटैक विपक्ष के लिए सेल्फ गोल है? क्या विपक्ष ने सेल्फ गोल कर दिया है चुनाव से ठीक पहले? क्या लालू के बयान से मोदी के पक्ष में माहौल बनेगा? क्या मोदी इस बयान को अपने जो फायदे के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? दूसरा ये, क्या परिवारवाद के मुद्दे पर और हावी हो जाएंगे पीएम मोदी? अपने भाषणों में, अपने रैलियों में इस बात का और ज्यादा जिक्र करते नजर आएंगे, क्योंकि एक मुद्दा जरूर बीजेपी के हाथ और पीएम मोदी के हाथ लग गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ेंगे। आकाश यादव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा सतीश दास, प्रवक्ता आरजेडी। प्रोफेसर भुवन जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ ही रहे हैं, जैसे जुड़ेंगे उनके नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं सतीश दास जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बार बार परिवार को लेकर इस तरह के बयान देना क्या उचित है? इस देश में कई ऐसे नेता, कई ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने शादी नहीं किया, जिनके परिवार नहीं थे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने देश के लिए अच्छा काम नहीं किया हो या फिर वो देश के लिए अच्छा काम नहीं कर पाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है विवेक जी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार परिवारवाद पे हमला करती है, जबकि उनके यहाँ दर्जन भर पार्टियां परिवारवादी हैं। क्या बिहार से आने वाले रामविलास पासवान जी की पार्टी परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? जो चिराग पासवान जी या पशुपति कुमार पारस जी उनके मंत्रिमंडल में मंत्री हैं जी। उसी तरीके से बिहार में डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी, जो शकुनी चौधरी जी के बेटे, जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक के बेटे हैं, क्या वो परिवारवाद के उदाहरण नहीं है? तो क्या जीतनराम मांझी जी की पार्टी है और उनके संतोष मांझी बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री है, तो क्या वो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? तो असल में नरेंद्र मोदी जी अपने सुविधा के अनुसार परिवारवाद पर हमला बोलते हैं। जब इनके खिलाफ में जब लोग होते हैं तो उन पर परिवारवाद का हमला बोलते हैं। यदि इनके साथ हो जाते हैं तो उनको मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम, ये तमाम चीज बनाने का काम करते हैं। तो सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा परिवारवादी लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनके यहाँ मंत्री परिवारवाद के उदाहरण है कि नहीं? लेकिन जब लालू प्रसाद यादव की बात आती है तो उसको परिवारवाद से जोड़ के देखा जाता है, जबकि लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीब गुरबे को आजादी दी। लालू प्रसाद यादव जी ने भगवतिया देवी जैसे पत्थर तोड़ने वाली महिला को संसद में भेजने का काम किया, तो सतीश दास जैसे जूता बनाने वाले के नाती को विधानसभा में भेजा और आपके पार्टी अपने पार्टी की तरफ से आपके चैनल पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं। तो ये लालू प्रसाद यादव जी का परिवार पूरा देश है जी। सतीश जी, परिवारवाद को लेकर आपका डेफिनेशन हो सकता है आपके हिसाब से सही होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, किसी के परिवार को लेकर क्या पर्सनल अटैक करना या टिप्पणी करना, क्या ये सही है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। मैं ही नहीं पूछ रहा कि किस पार्टी के अंदर कितना परिवारवाद है और कौन सी पार्टी परिवारवाद के रास्ते चल रही है, किस पार्टी ने कितना परिवारवाद अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या जो व्यक्ति शादी नहीं करता है या जो व्यक्ति जिसका परिवार नहीं होता है या जो व्यक्ति अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाता है शादी करने के बावजूद, क्या वो देश का विकास नहीं कर सकता है, देश के लिए अच्छा नहीं सोच सकता है? नहीं सोच सकता है, क्यों नहीं सोच सकता है, लेकिन हम सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी जी शादीशुदा हैं कि नहीं? तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? में शादीशुदा का जिक्र किया है, तो उनकी पत्नी कहाँ है? नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? इससे आपकी राजनीति में क्या होने वाला है? नहीं, तो दूसरे के परिवार पे हमला करने का कौन उनको भाई, तो परिवारवाद की राजनीति होगी तो परिवारवाद को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। की जनता ने मोहर लगाया है,
तेजस्वी भाई कोई यादव जी मोदी को परिवार सारे बीजेपी तो नहीं विधायकों ने चलाता है। मिलकर सतीश जी मेरी विधायक बातों को नेता समझिए चुना मैं है, क्या कह रहा तो हूं। नरेंद्र मोदी जी को मैं ये हमारी कह रहा पार्टी हूं पर परिवारवाद कोई का मोदी आरोप परिवार लगाने बीजेपी का तो नहीं काम चलाता है। देता कोई मोदी परिवार तो बीजेपी नहीं चलाता है। कोई मोदी नहीं परिवार है? तो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद क्या यादव जी के आपको परिवार लगता की है तरह सिर्फ कोई लालू मोदी परिवार तो चलाते नहीं हैं? है। जैसे जगदानंद सिंह आरजेडी हमारे में प्रदेश सिर्फ एक अध्यक्ष परिवार हैं, गवर्न करता है, इस अब्दुल तरह बारी बीजेपी सिद्दीकी चलती हमारे हो। पार्टी के मैं प्रधान आपसे ये महासचिव पूछ हैं। रहा हूं, किसी के परिवार में, किसी की पत्नी में इस तरह की पर्सनल टिप्पणी करना, इस तरह का पर्सनल अटैक करना, क्या ये राजनीति में सही है? नैतिकता की बात कीजिए। नहीं, नैतिकता की बात करते तो नरेंद्र मोदी तो बताएं कि जब जो इनके साथ परिवारवादी पार्टियां हैं उनको पहले अपने गठबंधन से बाहर करे। जो अनुराग ठाकुर है परिवारवाद का बड़ा उदाहरण, उनको मंत्रिमंडल से बाहर करे, तब परिवारवाद पर टिप्पणी करे। तो अपने यहाँ मतलब एक कहावत है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो आज लालू प्रसाद यादव जी ठीक है, सतीश यादव जी बीजेपी के प्रवक्ता होते हुए मेरे साथ, मैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मुकेश त्यागी हमारे साथ आ गए। मुकेश त्यागी हमारे साथ आ गए, लेकिन रोहित अग्रवाल जी से मैं जानना चाहूंगा। मुकेश त्यागी जी स्क्रीन पर दिख गए। मुकेश त्यागी जी, आपको आवाज आ रही क्या? जी आ रही है। जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में भी परिवारवाद है, तो बीजेपी के परिवारवाद को मोदी निशाने पर क्यों नहीं लेते हैं? बीजेपी में जिन नेताओं, जिन मंत्रियों के जो उनके परिवार के लोग हैं, उस परिवार के वाद के बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? बाकी पार्टियों के परिवार के बारे में क्यों बार बार टिप्पणी की जाती है? क्यों बाकी पार्टी के परिवारों को निशाने पर लिया जाता है? मुकेश त्यागी जी। मैं समझता हूँ कि मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान पे पत्थर नहीं फेंकते। इनका जो पूरा का पूरा चरित्र जो है वो इतना इस कदर पतित हो चुका है कि वो मोदी जी जैसे साफ और बेदाग इंसान के ऊपर लांछन लगाने का इवन मैं समझता हूँ कि सपना भी देखते हैं। ये देखिए संदर्भ जो है लालू जी के वक्तव्य को लेकर के ये डिबेट शुरू हुई है। लालू जी ने मोदी जी पर जिस प्रकार से व्यक्तिगत टिप्पणी करी है, मैं समझता हूँ कि मोदी जी एक ऐसे विशेष उदाहरण है देश के अंदर जिन्होंने कभी अपने परिवार को कभी भी किसी प्रकार की कोई सहायता मुहैया कुछ नहीं कही। चाहे उनके देखिए 5-6 भाई बहन हैं। सोम भाई मोदी देख लीजिए क्या काम करते हैं, अमृत भाई मोदी देख लीजिए क्या करते हैं, और लालू प्रसाद यादव का चरित्र देख लीजिए कैसे जब चारा घोटाले में अंदर जाने लगे तो अपनी पत्नी को उन्होंने वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। अब पुत्र मोह में आगे बढ़कर के बिहार की जनता को उनके पुत्र को थोपा जा रहा है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी भी देख लीजिए किस प्रकार से गांधी परिवार ने देश को लगातार परिवारवाद में झोंका है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिल सकता है? मैं देखिए, अगर मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि चमन को सींचने में 1-2 पत्ती झड़ गई होंगी, ये वादा, तो ये जो इस प्रकार के हमारे 2-4 वो लगा के वंशवाद दिखा करके, और इनका जो वंशवाद का जो पूरा एक बल्क मार्केटिंग है, इनको वंशवाद के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा इनके तीनों एजेंडा मोदी जी ने ध्वस्त कर दिए हैं और आज इनको आग लग रही है, गड्ढे में पानी भर रहा है। तो इस प्रकार की जो मैं समझता हूँ गिरी हुई शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी के प्रति। उनकी पत्नी नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन नहीं। अरे देश का संचालन देखिए, क्या देश का संचालन, मजबूत संचालन मोदी जी नहीं कर रहे? मैं तो इस बात पर आपत्ति जाहिर करता हूं, किसी के परिवार को लेकर या किसी के घर को लेकर, किसी के फैमिली मेंबर्स को लेकर कोई सवाल उठाए जाना, कोई टिप्पणी करना, ये ठीक बात नहीं है। लेकिन बात यह कि फिर आखिर इस बात को लेकर राजनीति क्यों हो रही है? आकाश यादव हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं। आकाश यादव कुछ कहना चाह रहा है। आकाश यादव जी, सवाल इस बात का है कि भाई किसी के परिवार को लेकर तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जहां वंशवाद है उसको लेकर बोला जाएगा, सवाल उठाया जाएगा, और जब ऐसे सवाल उठेंगे तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करना ये तो ठीक नहीं है। आकाश यादव जी। विवेक जी, मेरा तो पहला ये कहना है कि ये वंशवाद, परिवारवाद, ये मुद्दे से पहली बार भाजपा और मोदी जी जो परसेप्शन की राजनीति करके इस देश को गुमराह कर रहे, कहीं ये हिंदुस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने जाने वाला है। हर बार चुनाव आते ही जो मुख्य मुद्दे होते हैं इस देश के, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, आज किसान परेशान है, किसानों के बस्तों पे कील ठोका जा रहा है। आज जो बुनियादी सवाल है देश के, उससे हमेशा जो चीज का कोई मतलब नहीं है, मोदी का परिवार है या नहीं है, इससे इस देश के 140 करोड़ लोगों पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किस तरीके की राजनीति हिंदुस्तान में कर रहे हैं? ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के अंदर पैसे के द्वारा, मीडिया के द्वारा सिर्फ परसेप्शन क्रिएट करके इस देश के लोगों को गुमराह करके सिर्फ गुलाम बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान की प्रगति हो नहीं सकती। अभी सही कहा, मैं लालू जी की पूरी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन लालू जी ने यह जरूर कहा कि वो
कोई मायने में न परिवार उनके पास है, ना उनके पास कोई अच्छी शिक्षा है जो कि हिंदुस्तान को वो संभाल सके। आज के 10 साल के अंदर उन्होंने किया क्या है विवेक जी? उन्होंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को और मतलब अडानी के परिवार के लिए पीआर का मैनेजर का काम करके उन्होंने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। इसके अलावा हिंदुस्तान के लिए उन्होंने किया क्या है? दूसरी बात, जब जब फैसिस्ट ताकतें हिंदुस्तान पे हावी हुई है तो मतलब वो आप एक ये कह रहे हैं कि कुबेर लालू बनाने जी के ने चक्कर सही कहा है? देखिए, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत नहीं हूँ। लालू जी ने कहा क्या कहा, लेकिन लालू जी किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे क्योंकि जी। हमें वो देखना जरूरी है। क्या परिप्रेक्ष्य था? उनका परिप्रेक्ष्य यही था कि जिस आदमी को अपने परिवार से कोई लगाव नहीं रहा है, जो अपनी पत्नी को छोड़ के वो आज राजनीति के लिए है, एक दृष्टिकोण है, उसको वो परसेप्शन की राजनीति करके अलग ढंग पे लेके जा रहे। क्या यहाँ का ओबीसी, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का दलित आज आरक्षण से वंचित हो रहा है? इसके ऊपर उनकी नजर है। लालू प्रसाद यादव नहीं तो मोदी जी को ये करना चाहिए था कि भाई मोदी जी को, आकाश जी आपके हिसाब से, लालू प्रसाद जी के हिसाब से उनको ये करना चाहिए था कि भाई अपने भाइयों को भी कहीं से सांसद का टिकट दे देते, चुनाव लड़वा देते, उनको भी मंत्री बनवा देते, चाचा चाची ताऊ ताई सबको नेता बना देते, मेन स्ट्रीम राजनीति में लेते आते, सबका ख्याल रखते, पूरे परिवार का ख्याल रखते, जैसे बाकी पार्टियों में रखा जाता है, जैसे गांधी परिवार का, यादव परिवार का, जैसे लालू परिवार का ख्याल रखा जाता है, वैसे करते तो आप लोग कहते हैं कि भाई बहुत परिवारवादी है और अच्छा काम कर रहे हैं। विवेक जी, आपको गांधी परिवार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, कोई अधिकार नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा कोई अधिकार है। खून का विवेक जी, मैं तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल तो सकता हूँ। इंदिरा गांधी का छिथड़े उड़ाए गए। सर मैं कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी परिवार की बात नहीं कर रहा। हत्या इस देश ने देखा है, कांग्रेस ने वो त्याग किया है। आप कांग्रेस पार्टी के बारे में मत बोलिए विवेक जी। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं, जब कोई पार्टी या जब कोई पार्टी या पॉलिटिशियन पब्लिक लाइफ में होता है तो जनता में उस बात को लेकर चर्चा होगी। इस बात के लिए कोई किसी पे पाबंदी नहीं लगा सकता कि मैं किसी बात पर या किसी टिप्पणी पर या किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकता हूं। इस देश में लोकतंत्र है जादव जी, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इस देश में लोकतंत्र है। राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह, क्या हाँ पूछिए, ये सवाल पूछिए, किसी की पत्नी के बारे में पूछना, किसी के पति के बारे में पूछना, अब जो मुद्दे पर की बात है मुद्दे पर आइए। बीसीसीआई का चेयरमैन बना बेटा है, आप ये नहीं पूछेंगे? ये परिवारवाद नहीं है? तो पूछे ना, मैंने आपको कब रोका पूछने से? का लड़का बीसीसीआई जैसे सबसे बड़े क्रिकेट के सबसे फाइनेंशियली स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष कैसा बन गया भाई? क्या कैपेबिलिटी है उसकी? परिवारवाद नहीं है। आप ये परिवारवाद एक दूसरी बात है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार लोकतंत्र के अंदर, ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल जी के पास उसका जवाब लेने के लिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास भुवन जोशी जी। रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं भाई परिवारवाद ये भी तो है, लेकिन एक तरफ जहां पर डेफिनेशन ये दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर परिवार से ही पूरी पार्टी को गवर्न करना, और एक पार्टी के अंदर दो लोगों का होना जो एक ही परिवार से आते हैं। क्या आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे रोहित अग्रवाल जी? देखिए, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है, वो है मोदी विरोध। और मोदी विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करना शुरू कर देते हैं ये समझ ही नहीं पाते हैं। ये आखिरी में फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि साहब ईवीएम हैक हो गई। भाई आप खुद ही मुद्दे दे देते हो, आप खुद ही इस तरीके की स्ट्रैटेजी दे देते हो सत्ता पक्ष को कि साहब करना क्या है, किस मुद्दे पे हमें बात करनी है। अरे अगर मोदी कह रहे हैं कि देश की जनता हमारा परिवार है, तो आप उनको कह रहे हो कि साहब आपका परिवार ही नहीं है, आप परिवारवादी नहीं है। अरे तो मोदी कब कह रहा है कि भाई वो अपने परिवार के लिए काम कर रहा है? मोदी तो पहले ही कह रहा है कि वो देश की जनता को अपना परिवार समझते हैं और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके पास असल में क्या है, ना तो कोई विजन बची है ना नीति बची है, और अब तो विरोध के लिए मुद्दे भी नहीं बचे हैं। तो वही घिसी पिटे जो आपको स्ट्रेट लाइन्स याद हैं वही स्ट्रेट लाइन आप बोलते हो। आप ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि आप मोदी विरोध की बजाय आप देश का विरोध करने लग जाते हो। कई बार आप संस्कारों का विरोध करने लग जाते हो, आप जनता का विरोध करने लग जाते हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष अपनी नैतिकता खो चुका है, सुचारिता खो चुका है। अब विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है चुनाव के अंदर बोलने के लिए। जो मोदी जी का विजन है अब की बार 400 पार, मुझे लगता है विपक्ष इसके लिए ही लड़ रहा है कि मोदी जी के विजन को इंडिया गठबंधन कैसे पूरा करवाए। क्योंकि अगर ये इसी तरीके के कृत्यों को करते रहे तो आप यकीन मानिए कि मोदी जी के विजन 400 पार को होने में ये हुआ था ना, ये 2019 में हुआ था एनडीए परिवार को। बिल्कुल रोहित जी, ये 2019 में हुआ था।
2019 में हुआ था जब चौकीदार चोर है वाला नैरेटिव दिया गया, तो उधर से बताया गया कि भाई मैं भी चौकीदार। अब वो मैं भी चौकीदार वाला स्लोगन इतना हिट हुआ कि बीजेपी 300 प्लस चली गई। फिर कहेंगे कि ईवीएम में दिक्कत आ गई, इधर दिक्कत आ गई, उधर दिक्कत आ गई। मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जोशी जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले को लेकर? क्या लालू जी ने जो कहा है आप लोग उसके साथ हैं, या फिर आप लोग इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं? देखिए विवेक जी, मेरा मानना है जो भारत देश है वो 140 करोड़ लोगों का देश है, और यह देश बनता है किसानों से, युवाओं से और महिलाओं से। और मुझे लगता है जो मोदी जी ने कहा है कि मेरा ये परिवार है, तो मुझे लगता है कि इसमें हर कौम को उनने ठगने का काम पिछले 10 साल में करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसानों से शुरुआत करता हूं। किसानों की आय दुगनी का वादा करके माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। किसानों की आय तो दुगनी नहीं हो पाई, लेकिन उनका गृह राज्य मंत्री का बेटा थार लेकर किसानों की हत्या करने का प्रयास करता है। अब आ जाते हैं किसान आज कहां खड़े हैं। किसान बॉर्डरों पे खड़े हैं। फूलों से स्वागत होना था, स्वागत हो रहा है कीलों से, स्वागत हो रहा है उनको आंसू गैस से। ये परिवार क्या किसान का ये हाल है? इसके बाद आ जाइए परिवार युवाओं की परीक्षा का लीक का रिकॉर्ड बन चुका है, और किसान और उसके युवाओं के लिए बोला था कि अग्निवीर बना दिया। उन सैनिकों को अग्निवीर बना दिया जो 4 साल बाद देश को बताएंगे कि हम लोग पैदल हो गए। ये युवाओं को ठगने के लिए आप आए थे। किसान और महिलाओं की बात आप करेंगे तो महिलाओं में मणिपुर में नग्न बेटियों को घुमाया गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का महिलाओं को परिवार मांगने का है। हाथरस की दलित बेटी के साथ इनका परिवार मांगने का है। हमने देखा है किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर अपने कानपुर में माँ बेटी के साथ हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी जी ने छगा नहीं। और भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की? भ्रष्टाचार की तो आप प्राथमिक पाठशाला हो। आपके बंगारू लक्ष्मण ऑनलाइन कैमरा करने का काम करते हैं। ऑनलाइन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, पूरे देश ने देखा है। और अभी चंडीगढ़ में ऑनलाइन लोकतंत्र की हत्या करने का काम आप लोग करते हैं, ये भी देश ने देखने का काम करा है। तो मोदी जी कम से कम 140 करोड़ को ठगने के बाद, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को ठगने के बाद आप इस तरह के 140 करोड़ लोगों को परिवार का कहें, ये गलत विषय आपने कहा है मोदी जी कि आप 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते। 140 करोड़ लोगों को अगर परिवार मानते तो आप काला धन लेके आ जाते। आपको काले धन पे हमने वोट देने का काम करा। जी जोशी जी, मैं आपको बहुत सुलझा हुआ और एक बहुत माहिर राजनेता मानता हूं। पता है क्यों? मैंने आपसे जो पूछा सवाल वो लालू जी को लेकर था। आपने 2 मिनट में, 2.5 मिनट में 24 में समाजवादी पार्टी का एजेंडा उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा ये सेट कर दिया और दर्शकों को बता दिया। तो कमाल का जो टाइम यूटिलाइजेशन किया कि अपनी बात भी कह गए और लालू जी पर आपने कुछ कहा भी नहीं, ये तो बड़े, मैं इस चीज को लेकर आपका बड़ा कायल हूं। तो फिर लालू जी पे कुछ बोलेंगे क्या आप? देखिए मुझे मैं निजी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि ये समय आ गया है 10 साल के कार्यकाल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के किसानों से, इस देश की महिलाओं से, इस देश के युवाओं से जिनको 20 करोड़ नौकरी देनी थी आपने वादा करा था, उनसे सार्वजनिक माफी मांगकर अपने एक जो कहते हैं कि मैं उनका बेटा हूं, ये बेटा होने का अपना आखिरी कर्तव्य तो कम से कम ईमानदारी से निभा के आप। ठीक है। आपने क्लियर कर दिया कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी ना करते हैं, ना व्यक्तिगत टिप्पणियों पर किसी तरह का रिएक्शन देते हैं। जोशी जी, मैं इस नेकदिली के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा, और जिस साफगोई से आपने कहा है मैं आपका इशारा समझता हूं, दर्शक भी समझ गए होंगे। मुकेश त्यागी जी के पास जा रहा हूं। मुकेश त्यागी जी, मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति के अंदर शैली के ऊपर अपना नियंत्रण रखना बहुत हमारे परिपक्व प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार से सड़क छाप टाइप के स्लोगन बोले जाते हैं, चौकीदार चोर है, आपके प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों ने उनको चुना है। राबड़ी देवी जी उनको कहती थी नाली का कीड़ा। राज बब्बर जी कहते थे 23 मई को जो है हिटलर का अंत आ गया था जब चुनाव हुआ था, तो कि अब ये हिटलर का अंत आ गया। कोई गुंडा कह रहा है, कोई गली का गुंडा कह रहा है, कोई बोले इतना मारूंगा इनकी पीठ टूट जाएगी। तो इस प्रकार के आप जो विशेषण लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के प्रति, और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की परिपक्वता की बहुत प्रशंसा करनी पड़ती है। वो कहते हैं मुझ पे पत्थर डालिए, मैं उन पत्थरों को उठा करके एक भव्य भवन बना दूंगा। तो वो प्रगतिशील राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है अपनी परिवारवाद को लेकर के, हमारे परिवार के लोग कैसे
हमारे उत्तराधिकार इस देश का साम्राज्य कैसे करें, हमारे परिवार किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार जो हो, हमारे जेबों को कैसे भरा जाए। चारा घोटाले में पकड़े गए लालू जी, शर्म आनी चाहिए कि वो नैतिकता के ऊपर भाषण दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुझे तो एक शेर याद आ रहा है, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लगा रहे हैं हम पर बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, ये वही दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। अरे भाई, आप दो चार बात, मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। आप चाहते हैं कि परिवारवाद नहीं हो? आप जवाब दीजिए हाँ या ना। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बोलिए कि एक लेजिस्लेशन लेके आइए कि परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं आएगा। लाइए एक लेजिस्लेशन। और या उसका तो आप आवाज स्टूडियो में उठाने में और समाज की चेतना में लाने में बहुत फर्क होता है। आपके अंदर कोई नैतिक स्तर नहीं। आप बोल दीजिए कि परिवार का एक व्यक्ति राजनीति में नहीं आना चाहिए, बोल दीजिए। आप बोल दीजिए लालू जी को कि आपके बेटे का कोई अधिकार नहीं, किसी नए व्यक्ति को लेकर आइए, उसको सत्ता संभालिए। बोल दीजिए अखिलेश यादव को, बोल दीजिए तमाम लोगों को। तो आप क्यों नहीं इस बार एक चेतना का प्रसार करते हैं? आप के अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि आपके अंदर दोगलापन है। आप लोग जो है देश को दोहने के लिए और देश को धोखा देने के लिए आपकी राजनीति का फैक्ट्री चल रही है। इस वजह से आप सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश दास जी मुकेश त्यागी जी वापस आ रहा हूं। सतीश दास जी, बाकी राजनेता तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं, मुकेश त्यागी कह रहे हैं मोदी जी 140 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। सतीश जी देखिए, मोदी जी तो पहले पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सेंसेक्स ही नहीं करवाया, उन्होंने जो गणना थी वो भी उन्होंने नहीं करवाया। तो कैसे 140 करोड़ कहां से? ये आरएसएस डाटा दे रहा है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई। देश में तो 2011 के बाद में गणना ही नहीं हुई, 2021 में होनी थी, उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने करवाने का काम नहीं किया। और नरेंद्र मोदी मेरा परिवार है लोग लिख रहे हैं, तो क्या पुलवामा हमले में मारे गए लोग नरेंद्र मोदी के परिवार है कि नहीं? नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों से जो 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं वो नरेंद्र मोदी के परिवार है कि नहीं? क्या हमारे देश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के परिवार है कि नहीं? क्या अनुसूचित जाति जनजाति पे आज भी पेशाब कर दिया जा रहा है? उनको मंदिर में जाने पे जीभ काटने का ऐलान किया जाता है, मूछें रखने पे पाबंदियां गुजरात जैसे राज्य में। तो क्या उनके परिवार ये लोग हैं कि नहीं? तो ये साफ साफ इनको बताना चाहिए। क्या इस देश में जो किसान जो 1 लाख से ज्यादा आत्महत्या किए हैं वो इनके परिवार है कि नहीं? और जो 2022 तक जो सबको पक्का मकान देना था, जिनको पक्का मकान नहीं मिला, क्या भारतीय जनता पार्टी के वो लोग परिवार है कि नहीं? ये देश को तो इनका असल परिवार अडानी और अंबानी है, ये साफ साफ दिखता है। इनका असल परिवार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो इकट्ठा हुए लोग थे, वही इनके असल परिवार है। भाई सतीश जी, ये मुद्दा तो आप लोग 2014 से लगातार उठा रहे हैं कि उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार है, वो सरकार है। आज आप लोगों के लगातार अटैक की वजह से आलम ये हो गया कि राज्यसभा में भी अब बीजेपी जो है वो बहुमत के पास पहुंच गई है। थोड़े दिन में राज्यसभा में मेजॉरिटी हो जाएगी। 303 सीटें 2019 में आ गई, 2024 में 370 पार करने की टारगेट लेकर चल रहे हैं। नहीं, मैं सतीश जी बुनियादी बात सुनिए, नहीं फैक्ट वाली बात सुनिए। सतीश जी देखिए, सतीश जी कल जो राष्ट्रीय महागठबंधन की एक विशाल रैली हुई, पूरा बिहार इकट्ठा हुआ गांधी मैदान में, उससे सतीश जी मेरी बात सुनिए। विचलित हो गए। सतीश जी कोई विचलित नहीं हो रहा, सुनिए ना मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों का परिवार इतना ही मजबूत है तो नीतीश कुमार आपको छोड़कर क्यों भाग गए भाई? आप लोगों का परिवार इतना ही मजबूत है तो ममता बनर्जी महागठबंधन में क्यों नहीं आ रही है? आप लोगों का परिवार इतना ही मजबूत है तो आम आदमी पार्टी पंजाब में क्यों नहीं आ रही महागठबंधन के साथ, बाकी स्टेट में आना चाह रही है? मैं मुकेश त्यागी जी मैं आ रहा हूं। जब बात परिवार की हो रही है, परिवारवाद की हो रही है, तो मैं इसको वाइस वर्सा, चलिए मैं आपने एनडीए की बात की, मैं विपक्षी परिवार को लेकर बात करता हूं। क्यों आप लोगों में इतना ज्यादा मतभेद है सतीश जी? विवेक जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये हमारे गठबंधन में हो या ना हो, बात है मुद्दे की। बात है मुद्दे की कि जो महंगाई से जिनका भोजन नहीं चल रहा वो उनके परिवार है कि नहीं? जो 110 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं और अपने किस्मत को कोस रहे हैं वो उनके परिवार है कि नहीं?
पेपर लीक होने के बाद अपना सारा सर्टिफिकेट जला करके आत्महत्या कर लेता है, अपने माता पिता से माफी मांगता है कि मैं अब आपका सामना नहीं कर सकता हूं इस बेरोजगारी में, वो नरेंद्र मोदी का परिवार है कि नहीं? जिनके बेटी को, जिनकी पत्नी को नंगा घुमाया गया, क्या उनका पति जो रिटायर्ड सैनिक है वो नरेंद्र मोदी का परिवार है कि नहीं? ठीक है, मुकेश त्यागी जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमान के पास आ रहा हूं। सतीश जी वेट कीजिएगा, मुकेश त्यागी जी को लेकर आए। मुकेश त्यागी जी, देखिए, सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि वो कहते हैं कि ये बात समुद्र को खल गई कि मेरे ऊपर कागज की नाव कैसे चल गई। एक चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, अब इनके जो है पेट के अंदर जो दर्द जो है जा ही नहीं रहा। 2014 में शिकस्त हुई इनकी, 2019 में बहुत बुरी शिकस्त हुई, चौकीदार चोर है, और किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। इधर तो 2-4 मुद्दे आ रहे हैं। भारत जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर, तो ये कोई मजाक नहीं है, कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और आप देखते जाइएगा किस प्रकार से 2047 तक जो है भारत कितनी त्वरित गति से आगे बढ़ने वाला है। देने से मना कर दिया। तो आप विकास की आपकी दिक्कत ये है कि आप विध्वंस राजनीति करते हैं, आप प्रगति के रास्ते पे रोड़ा है। अरे आप लोग तो रोड़ा डाल रहे हैं कि प्रगति नहीं हो, मोदी जी को खुदा ना मिल जाए, कोई भी काम मोदी जी करते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, जब नई पार्लियामेंट बनी, अरे नई पार्लियामेंट क्यों बनाई? अरे मतलब मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसको आप लोगों ने आलोचना नहीं करी हो? जो भी अच्छा काम देश के लिए भी हो रहा उसके लिए भी आप काम करते हैं। अरे आप मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी ने कोई अच्छा काम किया है कि नहीं किया आपके दृष्टिकोण से? अरे बताइए कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा अच्छा काम किया, बताइए जरा आप। मोदी जी का कोई तो अच्छा काम किया होगा, तभी मोदी जी को 140, तभी मोदी जी को वोट मिल रहा है। आपको क्यों नहीं मिल रहा वोट? आप क्यों बार हारते जा रहे हैं? अरे भाई, अगर जनता आपको मानती है तो आप बार बार क्यों हार रहे हैं? अरे आप मुझे बताइए, राहुल गांधी जी कांग्रेस की 400 से ज्यादा सीट थी, आज 40-50 की रह गई। आपका एक राष्ट्रीय स्तर था, आज आप एक स्थानीय पार्टी रह गए। तो आप लोग तो बोलने के लायक है, आप अपने सतीश जी सुन लीजिए, सतीश जी उनका जवाब पूरा होने दीजिए, मुकेश जी को बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी नीति इनको प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है, कौन सा ऐसा नीति नहीं है जिसको इन्होंने आलोचना नहीं करी हो, चाहे वो न्यू पार्लियामेंट बनने वाली बात हो, कैसा क्यों इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, चाहे वो चंद्रयान को लैंड करने की बात है, वो इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। अरे भैया, मतलब आप क्या चाहते हैं कि देश की प्रगति रुक जाए? आप हर बात पे, अरे सतीश जी थोड़ा सा वेट कीजिए। अरे सुनिए, अगर आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए और देश के प्रति सोचेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जैसा, मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है। यही वो प्रधानमंत्री जो देश को। भैया सतीश जी एक एक करके, सतीश जी मुकेश जी एक एक करके, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद मैं यादव जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर अग्रवाल जी आपके पास आ रहा हूँ। भुवन जोशी जी, देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी थे वो उनकी बात बता रहे थे कि देश की आर्थिक व्यवस्था इन्होंने इतनी सुदृढ़ कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जब देश के लोगों ने सत्ता देने का काम किया तो हमारे देश पे जो कर्जा था वो 54 लाख करोड़ का कर्जा था। अब आप ये कर्जा कितना हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये कर्जा आज हो गया है 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, यानी कि 192% कर्जा बढ़ गया 2024 में। आज देश की हालत यह है कि करोड़ लोगों को आपको अन्न देना पड़ रहा है। अगर ये बातें बताते तो मैं कहना चाहता हूं आपके आंकड़े झूठे हैं और ये गुलाबी हैं, और गुलाबी इससे होने से इसकी सच्चाई नहीं छुप सकती। और यही सच्चाई के साथ आपको जनता के बीच में जाना है, और उन्हीं महिला युवा जो आपके शासन काल में जो पीड़ित है। ठीक है मुकेश जी, इस पर जवाब देना चाह रहे हैं? रोहित अग्रवाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, रोहित जी इसका जवाब। मैं बस 2 लाइन में जवाब। अच्छा ठीक है, बोलिए मुकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो खोखला भाषण देते हैं, जनता पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जनता पे प्रभाव मोदी जी का ही है। इस बार 400 पार है। आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बातों को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा, क्योंकि आपका जो पास्ट है
वो इतना खतरनाक है। आपने जिस प्रकार से देश के साथ धोखा किया है, लूटा है, खसोटा है, आज देश के आगे ये क्लियर आ गया कि एक हमारे पास 3 ऑप्शन है और वो प्रधानमंत्री मोदी के रूप में है। ठीक है, रोहित जी कुछ कहना चाह रहे, रोहित अग्रवाल जी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ हो गई आपके डिबेट से भी कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में रीढ़ की हड्डी नहीं है किसी भी मुद्दे पे स्टैंड लेने की। आज वही हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी ने कोई बयान दिया, उसके ऊपर ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, पर आपके डिबेट में ये किसी भी तरीके से उस बयान को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं और ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। बिल्कुल मैं बता चुका हूं कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। इससे आगे इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए इस तरीके का ऊट पटांग हरकतें करने का काम करते हैं। इंडिया गठबंधन के पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, और ये पूरी तरीके से देश को बेच देना चाहते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रखना चाहते हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कि ये आपको बता सकें ये कि इनका एजेंडा क्या है, ये क्या क्या कहना चाहते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ भीड़ देख के बौखला जाते हैं और ऊटपटांग बातें करते हैं। हम अभी अभी इनके साथ से अलग हुए, हमको इनकी पूरी कार्यशैली समझ में आती है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब इनके लिए सिर्फ एक मुद्दा है, कांग्रेस के युवराज को स्थापित करना, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक दूसरे को ये पहले गालियां यादव जी को स्क्रीन पर लेकर आएगा, आकाश यादव जी को, और ये पुनः आगे यही करना काम करेंगे। जी आकाश यादव जी, मुद्दा नहीं है इसलिए परिवार और परिवारवाद। विवेक जी, ये नैरेटिव और ये परसेप्शन और जुमले ये नहीं चले। हिंदुस्तान के अंदर आपने एक कहावत है इंग्लिश में, यू मेक पीपल फुल वंस ट्वाइस नॉट ऑलवेज। आप ये देख रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लाखों का जो जुमड़ा राहुल जी के साथ खड़ा हो रहा है, आप भले ही आप टीवी पे बताते नहीं हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और मैं आने वाले समय में 2024 में बड़ी ताकत से इंडिया गठबंधन वहां सरकार बनाएंगी और ये झूठी परिवारवाद की झूठे जो फैसिस्ट जो चेहरा बनाया है, जो मोदी सरकार, भ्रष्ट सरकार, जो अपनी 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 नीतियों से इस देश को सिर्फ गुलाम बना के लूटने का काम किया है, पूरा देश आज अदानी को बेच दिया है। अब हिंदुस्तान की जनता इनके जुमले में, इनके कोई इसमें आने वाली नहीं है और 2024 में इंडिया गठबंधन की एक पूरी ताकत से वहां सरकार। जादव जी, मैं समझना चाहता हूं, जादव जी आप वरिष्ठ नेता हैं, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं, जब इतने मुद्दे हैं, मतलब मुद्दों की कोई कमी नहीं है, जैसे कि आप लोगों से लगातार मैं डिबेट भी करता हूं, बातचीत भी करता हूं, तो फिर परिवार के मेंबर्स पर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? मोदी के परिवार को लेकर बार बार इतनी एक तरह से विवादित बयान क्यों दिखते हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। जैसा आप लोग बताते हैं कि भाई देश में महंगाई, बेरोजगारी, सब चीज चरम पर है और लगातार इस चीज को लेकर आप लोग जनता के बीच भी जा रहे हैं, चुनाव भी हो रहे हैं, इस दरमियान सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो बयान क्यों जरूरी हो जाता है, वो व्यक्तिगत बयान क्यों जरूरी हो जाता है जो मोदी के परिवार से जुड़ा हो, जो उनके सेंटिमेंट से, उनकी माता जी को लेकर बयान दिया गया, उनकी पत्नी जी को लेकर बयान दिया गया, मोदी जी के किसी परिवार के सदस्य को नहीं बख्शा गया? कहीं तो कुछ तो नैतिकता बची होगी आकाश जी। विवेक जी, राजनीति के अंदर मोदी जी ने क्या क्या कहा है आपको पता है? सोनिया जी के ऊपर इन्होंने विदेशी बहू, कितने निचले स्तर की मोदी जी ने बात कही है, ये देश सुन चुका है। तो ये राजनीति के अंदर ये सब बातों का नैरेटिव बनाना, परसेप्शन बनाना, इससे कब तक चलेगा ये? आप इसके बाहर निकल के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के डेवलपमेंट की, इस देश के हिंदुस्तान की डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? आप सामाजिक न्याय की बात कब करेंगे? आप आर्थिक न्याय की बात कब करेंगे? तो वाइस वर्सा अगर आप ये बात बीजेपी के लिए कह रहे हैं तो आरजेडी के लिए भी ये सलाह होगी आपको, आपकी ये सलाह होगी आरजेडी को भी, जादव जी? देखिए, सलाह देने से कोई इसका ये नहीं पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं कि इससे पहली बार जाके हमें यहाँ लोकतंत्र के अंदर 140 करोड़ लोगों के हित की बात करनी है। और मोदी जी घड़ी घड़ी ये जो बातें ला रहे हैं, ये उनका फेल्योर है। जो लोगों के माध्यम से इनकी ये सब बात, इसके पीछे वो छुपना चाहते हैं। उनका जो फेल्योर है, ये सब बातों के सामने वो अपनी फेल्योर वो छुपाने चाहते हैं। अभी ये छुपने वाला नहीं है, लोग समझ चुके हैं। लोगों को आज मालूम है, आज नेशनल सर्वे सैंपल ऑफ सर्वे का आज बेरोजगारी का कौन सा आंकड़ा आज सामने आ रहा है? आज
हिंदुस्तान के जितने भी सर्वे है, सेंसेक्स तो छोड़िए, एक सर्वे रिपोर्ट देश के लोगों के सामने रखने की मोदी जी की ताकत नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की इनकी ताकत नहीं है। तो ये सबसे फेल्यूर हिंदुस्तान का अब तक का पंतप्रधान रहा है। और आने वाले समय में मोदी जी को अगर नहीं हटाया गया तो हिंदुस्तान के अंदर न चुनाव रहेंगे, न लोकतंत्र रहेगा, न संविधान रहेगा, न हिंदुस्तान का जो नींव है वही खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। मैं जा रहा हूं मुकेश त्यागी जी के पास। मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं वही बीजेपी रही तो ये सब कुछ रहेगा। बात वही है, फिर मैं उसी पर आ रहा हूं। लेकिन फिर ये परिवारवाद का जिक्र, डायनेस्टी पॉलिटिक्स का जिक्र, मुकेश त्यागी जी नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जा चुकी है इस देश में अगर मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए तो फिर बार बार किसी के परिवार को लेकर किसी के ऊपर, किसी नेता के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं ये समझता हूँ कि इसकी शुरुआत सोनिया गांधी जी ने शुरू करी थी, जब मोदी जी को इन्होंने मौत का सौदागर बोला था। और अगर मान लीजिए कहीं शैली का दुरुपयोग होता तो आप तो बहुत बड़ी पार्टी है, आप क्यों उनकी नकल कर रहे हैं, आप क्यों उनके प्रतिबिंबित कर रहे हैं? क्या आपका आचरण जस्टिफाइड है? आप भी क्रिटिसाइज करिए कि इस प्रकार की शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शुरुआत आप लोगों ने करी। और आपको एक बार बताए, देश आपको इसलिए गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि मुकेश जी, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने माना तो सही कि आपकी शैली खराब रही। मुकेश जी, आपको बधाई देता हूँ। मैं तो आपके चरित्र का उद्घाटन कर रहा हूँ। अरे बोलने तो दीजिए, अरे बोलने तो दीजिए, अरे भाई बोलने तो दीजिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए प्लीज, हैव ए पेशेंस। मैं बात कर रहा हूँ, आप उसको गंभीर, उससे हर चीज को क्रिटिसाइज करना, आपको मौके की तलाश कहीं से निकाल लो कुछ मौका, पलीता लगा दो। तो ये जो आपका, अरे तो मैं तो बताया ना कि किसने शुरुआत करी शैली की, सोनिया गांधी जी ने करी। और जहां तक मैं आपको बता दूं, मोदी जी का जो एक सेकंड मौका दीजिए जरा, मुझे खत्म कर दीजिए। आपने बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, प्लीज। बोलिए। यू आर ए सिविलाइज्ड एजुकेटेड मैन, प्लीज हैव सम पेशेंस। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये गंभीरता से कह रहा हूँ। देखिए, आप कांग्रेस का चरित्र जो है वो दुनिया के आगे उजागर है। इमरजेंसी के टाइम में 75-77 में जिस प्रकार से मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया था ताकि सारे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, वो लोग प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी आपके जाकर के विदेश में, यूके और यूएस में, आप क्यों नहीं समझाते उनको कि देश का उपहास वहां बना रहे हैं कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर आप इंटरवेंशन करिए। चाइना की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए, आपके शीर्ष नेतृत्व जो है वो भारत की बेइज्जती अंतरराष्ट्रीय पटल पर कर रही है और दूसरी तरफ मोदी जी अंतरराष्ट्रीय ख्याति अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो आपका कहां पर कौन सा नैतिक अधिकार है कि आप हम पर छीटाकशी कर सकें? आपका तो कोई अधिकार ही नहीं। मैं समझता हूं आप लोगों ने देश को जिस प्रकार से अपनी संपत्ति समझ करके दोहा है, जिस प्रकार से गांधी परिवार ने, मिसेस गांधी के टाइम में उनका वर्ड वो बरुआ कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इस प्रकार की चाटुकारिता आप क्या रह चुकी, तो पराकाष्ठा अलग है। पुत्र मोह में किसी भी प्रकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, चाहे पूरी कांग्रेस की टूट जाए। ये आपका मंत्र है। जी, भुवन जोशी जी कुछ कहना चाहो? आकाश जी, इसके बाद में आ रहा हूं। भुवन जोशी जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। आकाश जी, एक सेकंड रुकिएगा, वेट कीजिएगा। देखिए विवेक, प्रधानमंत्री जी देश के एक आदर्श हुआ करते थे, और जो देश के जो आदर्श हुआ करते थे उनसे देश भी आशा ज्यादा करता था। लेकिन इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने क्या कहते सुना, और युवा भी क्या उनसे संदेश ले रहे हैं। उन्होंने कहने का काम करा कांग्रेस की विधवा, सुपर्णखा कहने का काम करा कांग्रेस की सांसद को, और कि जर्सी गाय कहने का काम करा कांग्रेस के अध्यक्ष को। और क्या कहते हैं, करोड़ों की गर्लफ्रेंड एक कांग्रेस के नेता की पत्नी को कहने का काम करते हैं। क्या ये बातें शोभा करती हैं? क्या ये निजी आरोप नहीं है? तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और एक सबसे बड़ा पद संविधान में, इससे बड़ा पद कुछ नहीं है, सबसे बड़े पद जो देश को आदर्श है, वो लोग इस तरह की बातें करने लगे। और वो कैसे आशा कर सकते हैं जो लोग दूसरों के लिए कांटे बोएंगे? अगर आप दूसरों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छी भाषा का प्रयोग। और जो इन्होंने कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, और उसके बाद माफी मांगी कोर्ट में जाकर के, अरे आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आपके नाम सुनाने शुरू कर दूं तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। किसी ने कहा पागल कुत्ता, किसी ने कहा वायरस, किसी ने कहा नशेड़ी। अरे ऐसे ऐसे आपने तो पता नहीं कहां से कौन सी डिक्शनरी पढ़ते हैं आप लोग, ये इतने खतरनाक शब्द अपने प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं।
शर्म तो आनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षति क्या होगी हम लोगों की? हम अपने प्रधानमंत्री को नशेड़ी, चोर, ओबामा, पता नहीं क्या क्या, दाऊद, ऐसे ऐसे विशेषण से करते हैं। और एक बार बता दूं, हिटलर, और सुनिए आपको एक बार बता दूं, एक सेकंड ये जो अदानी ये देखिए, ये अदानी जो कर रहे हैं, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो ये लोग निष्क्रिय बैठे रहते। आपने क्या, कौन सी आपने स्वतंत्र रूप से उसका इन्वेस्टिगेशन किया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के क्लचेस के सारे पैसा की के सारे, अरे आपकी एक स्टडी बता दीजिए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो आप अदानी का मुद्दा उठा ही नहीं पाते। वो तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आपको सारा मिल गया का सारा, और कोर्ट के अंदर अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। कोई भी कोर्ट में मोदी जी के खिलाफ एक भी आक्षेप बता दीजिए कोई नहीं। अरे आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा, बादल ने कुर्बा तोड़ा। थोड़ी सी शर्म करिए आप लोग को तो मैं समझता हूँ कि बोलना कुछ दिनों के लिए बंद कर देना चाहिए। मुकेश जी इंटरनल क्या बात कर रहे हैं? आप बोलने से पहले इंट्रोस्पेक्शन करिए। आपको जवाब दे दूं, आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे, बस बोलने के लिए बोले जा रहे हैं। कोई ठोस ठीक है आकाश यादव जी आपका जवाब। उसका सतीश दास जी आपके पास आ रहा हूं, फिर रोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं मुकेश जी को जवाब दे दूं, अगर राहुल जी को इस देश का पंतप्रधान बनना था ना, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में वो बिल्कुल बन सकते थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने पीएम ऐसे ही नहीं लिया। और मैं दूसरी बात बता दूं, अक्सर चीन से लेके चाइना को पूरी जमीन जो दे चुके हैं, अडानी के बिजनेस के चक्कर में पूरा देश का बॉर्डर आप बेच चुके हैं। और आप जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा नेता है मुकेश जी, जो 5200 किलोमीटर लोगों के बीच में है, अभी 6200 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहा है, तो कन्याकुमारी से तो जम्मू कश्मीर तक हिंदुस्तान के हर कोने में जा रहा है, लोगों के बीच जा रहा है, लोगों के दुख समझ रहा है, और तब जाके वो चुनाव लड़ने जा रहा है। आपके जैसा खाली जुमलेबाज करके हिंदुस्तान के जनता को गुमराह करके हिंदुस्तान की जनता को लूटने के लिए सच्चा नहीं पाना चाहता। आज जो देश कोल्ड कैपिटलिज्म की गुलामी में गया है, उससे मुक्त करने के लिए हिंदुस्तान को गुलामी से दिलाने के लिए सीधी सी बात है। जिस परिवारवाद की बात इस देश की राजनीति में होती है, मुकेश जी ठीक है, एक सेकंड मुकेश जी वेट कीजिएगा। जिस परिवारवाद की बात इस देश की राजनीति में होती है, उसका मतलब यह है कि किसी एक परिवार के पास पार्टी का पूरा कमांड रहना, पार्टी का कमांड सेंटर वही परिवार रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा बिजनेस वो चलता रहेगा। तो इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। अब सतीश दास जी से सवाल यह है, आकाश जी से सवाल यह है, मैं आ रहा हूं आकाश जी, वेट कीजिएगा, सतीश दास जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। सतीश जी, क्या कभी बिहार में ऐसा होगा कि आरजेडी का चीफ यादव परिवार से ना होकर, लालू जी के परिवार से ना होकर, किसी बाहर के किसी परिवार से, चाहे वो यादव फैमिली हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आते हो, वहां से कोई आरजेडी का चीफ मिल पाएगा? देखिए विवेक जी, जब तक लालू जी हमारे हैं जी, लालू जी हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हैं। हम सभी लोग वोटिंग के माध्यम से बाकायदा नॉमिनेशन होता है, और हम लोग लालू जी जब तक है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो होंगे जी। दूसरी बात हमें कहना चाहते हैं, लालू जी में के यहाँ सारी प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होता है, लेकिन बीजेपी के अंदर जेपी नड्डा साहब को अध्यक्ष तो बना दिया जाता है, लेकिन सारा आदेश नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का चलता है। क्या अमित शाह जी के बगैर निर्णय कोई हो सकता है बीजेपी में? ये बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता कौन मुख्यमंत्री कहाँ का होगा, ये जेपी नड्डा जी तय करते हैं कि अमित शाह जी तय करते हैं? ये बतावे। बीसीसीआई का चेयरमैन कौन होगा ये कौन तय करता है? बीसीसीआई के लोग तय करते हैं कि अमित शाह जी तय करते हैं? कौन ठेका किसको मिलेगा, ये अमित शाह जी तय करते हैं? कौन सा न्यूज किस चैनल पे कौन सा खबर चलेगा, ये भी तय करते हैं। तो यहाँ जो न्यूज चैनल पर खबर कोई तय नहीं करता है। सतीश दास जी, सतीश दास जी, मैं आप सम्मानीय मेरे लिए, आप मेरे लिए मेहमान है। न्यूज चैनल पर खबर कोई डिसाइड नहीं करता। मैं आकाश जी इसका आ रहा हूँ इस पर आंसर लेने के लिए। रोहित जी का रिएक्शन चाहूंगा इस पर, काफी देर से वेट कर रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी, पानी ले लीजिए। सतीश जी थोड़ा पानी ले लीजिए। बड़ा दुखद है ये देखिए, बड़ा दुखद है कि जब आपको कुछ ना मिले तो आप मीडिया के ऊपर हमला करना शुरू कर दीजिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था
तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कितना 1000 किलोमीटर इनके युवराज चल दिए। भाई साहब किस लिए चल दिए? जनता को कुछ न्याय दिलाने चले थे क्या, या जनता के मुद्दों के ऊपर संघर्ष करने चले थे? अपनी पार्टी के लिए चले थे। अरे अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए चले थे। इसमें कौन सी उपलब्धि उन्होंने दिखा दी? देश की जनता के लिए क्या किया उन्होंने? अरे भाई साहब कम से कम कुछ तो सुचारिता दिखाओ। खाली बस मीडिया को गाली दे दो जब मीडिया सच दिखाए तो मीडिया आपके पक्ष में दिखाए, तारीफ करना शुरू कर दो। जो चमचा मीडिया बन के आपके लिए काम करे, थोड़ा सा सतीश जी, थोड़ा सा तारीफ करे उसकी आप तारीफ। सतीश जी थोड़ा सब्र रखिएगा। तो शर्म करो। सतीश भाई थोड़ा सब्र रखिएगा प्लीज। सतीश जी देश पहले है, सतीश देश पहले है। और अगर हमारी बात देश सुनिए से आगे सतीश अपनी जी, पार्टी को समझते हैं, आप अपने सतीश जी हमारी बात सुनिए, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सा प्लीज। करते हैं, इसीलिए आप इस तरीके की रोहित जी को बोलने छोटी राजनीति की रोहित जी को बात लेकर करते आए स्क्रीन हैं। पे। इसीलिए आप रोहित इस जी और तरीके आकाश यादव जी को की स्क्रीन पे लेकर बातों को हवा देते हैं। आप प्रधानमंत्री के ऊपर गालियां दे रहे हैं। आप प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार नहीं है इसलिए तुम प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। अरे वो प्रधानमंत्री के पीछे करोड़ों देश की जनता खड़ी है जो उनको निरंतर 10 सालों से प्रधानमंत्री का आशीर्वाद दे रही है और 2024 में आशीर्वाद देने जा रही है। आप कैसी बात करते हैं? आप किस तरीके की आप सोच रखते हैं? आपका काम सिर्फ विरोध करना है अपनी पार्टी के लिए, सिर्फ विरोध करना है। संदेश खाली पे आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश खाली के ऊपर सवाल सुनने के बाद अनसुना कर देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है। टीवी डिबेट में आके खाली चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। देश की जनता देख रही है। 2024 के चुनाव के बाद विपक्ष तैयारी कर ले, सिर्फ उसके पास एक ही मुद्दा होगा, ईवीएम हैक हो गई। क्योंकि देश की जनता ईवीएम में सिर्फ और सिर्फ एनडीए का बटन दबाने जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल प्रधानमंत्री जी के विजन 400 को पूरा करने के लिए संकल्पित है। हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के मिशन 400 को पूरा करने के लिए संकल्पित है। अरे अग्रवाल भाई, आपके नेता ईडी द्वारा चलित है। जो किसानों के नाम पे जो पार्टी है वो किसानों में हरियाणा के। अरे भाई साहब हमारे नेताओं को ईडी के नोटिस नहीं आए हैं। हमारे नेताओं को ईडी के नोटिस नहीं आए हैं। ये आपके नेताओं को आते हैं। भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी का भी नोटिस आएगा, भ्रष्टाचार करोगे तो सीबीआई का भी नोटिस आएगा। जीजा जी हरियाणा में जमीन खरीद घोटाला करेंगे तो नोटिस तो आएगा ना। अरे भाई जीजा जी हरियाणा में जमीन घोटाला करेंगे डीएलएफ के साथ मिलके तो भाई साहब नोटिस तो आएगा। परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे नेता घोटाला नहीं करते हैं। हमारे नेता के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। इतिहास जो रहा है वो बहुत सुवर्ण इतिहास रहा है। इतनी भी लाचारी मत लीजिए अग्रवाल जी। आप अच्छे पार्टी के और आप किसानों के, हम किसानों के लिए समर्पित हैं। हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। हम जमीनी नेता हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल का हर व्यक्ति किसानों के लिए संघर्ष करता है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों का सम्मान किया है, करोड़ों मजदूरों का सम्मान किया है। जी कहाँ सम्मान दिया बताइए ना। मैं एक रिएक्शन में जल्दी से जोशी जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी क्या ये मैं आकाश यादव जी ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी। जोशी जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। इसके बाद मुकेश त्यागी जी मैं फाइनल आंसर के लिए आप तक आऊंगा। जोशी जी क्या इस बयान से विपक्ष को 24 के चुनाव में नुकसान होगा जो बयान लालू जी ने दिया है? देखिए मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, 140 करोड़ का देश किसानों से बनता है, युवाओं से बनता है, महिलाओं से बनता है, व्यापारियों से बनता है। और ये चारों वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और देश की जनता माननीय मोदी जी के जो 10 साल की विफलता है उस पर इस बार वोट करने जा रहा है। जब आंकड़े आएंगे तब आप मुझे डिबेट के लिए ठीक है मुकेश त्यागी जी। और मैंने आपको सारे बता दिए क्या किस को ठगने का। ठीक है मुकेश त्यागी जी। को आरती क्या, पढ़े लिखों को फारती क्या। मैं समझता हूँ सबसे पहले राजनीतिक धरातल पर क्या चल रहा है उसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट अभी जो स्टेट में इलेक्शन हुए वहां पे मोदी जी ने राजस्थान में जीते, छत्तीसगढ़ में जीते, मध्य प्रदेश में जीते। तो ये तो आपकी पहली जनता ने आपको पहले ही बता दिया कि आप 2024 के अंदर आप हारने वाले हैं। और उसके बाद भी आप वही पुरानी बातें लेकर के, मैं समझता हूँ आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, कोई सॉलिड काम नहीं किया। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से उपहास बना है
जो आपके नीतीश कुमार थे, जो उसके संयोजक होने वाले थे, वही निष्कासित हो गए। ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल में जब राहुल जी की यात्रा जा रही थी, मुकेश जी, विपक्षी गठबंधन कितनी मजबूती दिखाएगा, या हो सकता है इलेक्शन के बाद सब साथ आ जाएं, ये भी तो हो सकता है, इसमें भी ये भी मुमकिन है। अगर स्टेट्स में मजबूत होते हैं तो मुकाबले में हर तरह के मुकाबले की तैयारी करनी चाहिए, मेरा ये मानना है। नहीं, मैं मानता हूं, बिल्कुल होना चाहिए, और हमें बड़े मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है देश की। बिल्कुल सही बात है मुकेश जी, एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए भी बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन एक बात तो साफ है, जैसा मैंने आपसे कहा और हर बार इस डिबेट में कहता भी हूं, कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, ऐसे ही तीखे बयान, ऐसे ही विवादित बयान लगातार सामने आते जाएंगे। और आज वही हुआ जिसका अंदेशा था। लालू प्रसाद यादव का बयान विवादों में आ गया और इस पर अब बीजेपी ने इसे अपना हथियार बना दिया है। तो डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम अब आपको बताते हैं कल के विनर्स के नाम। जो सवाल हमने कल पूछे थे सबका हिसाब होगा में, उसमें 3 मार्च को पूछे गए सवाल के लकी विजेता हैं आकाश नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और नेहा तिवारी, बठिंडा पंजाब से।